नीतीश कुमार की सर्वे रिपोर्ट और इंटरनल सर्वे रिपोर्ट के सामने आते ही, हालांकि सामने पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन राजनीति में आप जानते हैं कि हर कोई एक दूसरे को वेट एंड वॉच की स्थिति में रहता है। हर कोई अपना स्पाई एक दूसरे पर रखता है कि अगला स्टेप हमारे सहयोगी का या हमारे विरोधी का क्या होगा। 4 सीटों के परिणाम आएंगे, खास करके बेलागंज के। वो 2025 के चुनाव में किस करवट बैठेगा ये ऊँट, उसका फैसला करेंगे। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जेपीसी की बैठक को रद्द करना एक बड़ा कारण है। हालांकि बताया जा रहा है कि पैक्स चुनाव और वगैरह वगैरह क्या क्या स्थितियां बताई जा रही हैं, उसके चलते ऐसा किया गया है। हमने आपको बताया था पहले भी, और खबर भी हमने किया था कि किस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों पर बहुत ज़्यादा दबाव है, खास करके मुस्लिम समाज का। और नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के हाजिर हुए हैं, और भीतर की बात जब हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जब इसको हम शूट कर रहे थे उस समय चुनाव चल रहा है। 4 सीटों के उपचुनाव जो बिहार में होने वाले हैं, तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़। इन सीटों पर दोनों ही गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है, क्योंकि तीसरे मोर्चे के रूप में, तीसरे एंगल के रूप में प्रशांत किशोर पूरी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार उतारे हैं और दावा भी उनका ज़बरदस्त है। खैर, इन सब बातों से आगे हम आपको बताते हैं कि इस चुनाव को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिनमें सबसे पहली बात, आप कहाँ हैं, और आपके साथ साथ ये चुनावी दंगल में उतरे हुए राजनीतिक दल हैं या गठबंधन के लोग हैं, वो कहाँ हैं। इससे पहले मैं 4 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। भोजपुरी में मेरी लिखी लाइनें आप अक्सर सुनते रहे होंगे खूटा ठोक पे, लेकिन आज इन लाइनों का महत्व आपसे सीधा जुड़ रहा है, इसलिए आप तक पहुंचाना जरूरी हो गया है। लाइनें लिखी हैं मैंने कि ख्वाब दिखा दिखा के ललचावेला, ख्वाब दिखा दिखा के ललचावेला, आसरा के नियासरा कके हहरावेला, आसरा के नियासरा कके हहरावेला, सियासत करे वालन के, सियासत करे वालन के ई चलन ह, सियासत करे वालन के ई चलन ह, वादा के पोटली दिखा के बिरावेला। मुँह बिरावल वाला सुन ले बहनू कि जब कोई से खिसपित होला तो ओकरा के मुँह बिरा के छिड़ावल जाला। खैर, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है बिहार में, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी दोनों को खुद को प्रूफ करना है 2025 के चुनाव में। जहां एक तरफ जीतन राम मांझी को सीट शेयरिंग के समझौते में इस सीट पर एक बार फिर से जीत दर्ज करके ये प्रमाणित करने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि उनका वोट बैंक मजबूत है, उनके वोट बैंक में कोई सेंधमारी नहीं हुई है और उनका प्रभाव आज भी बिहार की राजनीति में है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जिन पर दारो मदार होगा एनडीए को 2025 में सत्ता की अंतिम पायदान तक पहुंचाने का, सत्ता के करीब ले जाने का, सत्ता तक ले जाने का, और एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का, उसके लिए नीतीश कुमार को भी प्रूफ करना है कि वो बेलागंज का रण जीत जाए। हम लगातार आपको बता रहे हैं, और ये भी हमने शुरू में ही बता दिया आपको कि वोटिंग चल रही है। इस वोटिंग में जो ट्रेंड दिख रहा है, उस ट्रेंड में कहीं ना कहीं कुछ बातें तो ऐसी समझ में आ रही हैं जो इशारा कर रही हैं कि पूरी की पूरी कहानी अपने तरफ जा रही है। और इस कहानी में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस पूरी कहानी का एक जो पर्दा है, सिक्के का एक पहलू है, वो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि सामने से सभी दावे कर रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की प्रतिष्ठा फंसी हुई है। प्रशांत किशोर को खुद को प्रूफ करना है। लेकिन इन सब में जो इस चुनावी रणनीति और चुनावी प्रक्रिया के बीच में जो बात सामने आई है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार ने इसी चुनाव के दरमियान एक इंटरनल सर्वे रिपोर्ट मंगाई है, इंटरनल सर्वे कराया है, और ख़ास करके बेलागंज में कराने के पीछे का कारण था कि बेलागंज में नीतीश कुमार को ये प्रूफ करना था और ये जानना था कि नीतीश कुमार का प्रभाव अभी भी बिहार की राजनीति में मजबूत है, वो इस सीट पर मजबूत है, जीत दर्ज करेंगे। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को बेलागंज में किस किस समीकरण का फ़ायदा मिल रहा है, क्या एनडीए गठबंधन में रहने का उन्हें फ़ायदा मिलेगा, या फिर नीतीश कुमार के लिए कुछ और प्लान बनाने की, सोचने की, फैसले लेने की ज़रूरत है। इन सभी विषयों को यदि आप गंभीरता से देखें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सर्वे रिपोर्ट
और इंटरनल सर्वे रिपोर्ट के सामने आते ही, हालांकि सामने पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन राजनीति में आप जानते हैं कि हर कोई एक दूसरे को वेट एंड वॉच की स्थिति में रहता है। हर कोई अपना स्पाई एक दूसरे पर रखता है कि अगला स्टेप हमारे सहयोगी का या हमारे विरोधी का क्या होगा। ऐसे में जैसे ही ये इंटरनल रिपोर्ट नीतीश कुमार के पास पहुंचती है, उससे पहले कांपने लगती है भारतीय जनता पार्टी की, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो इंटरनल टीम है, उनकी कोर टीम है। और अचानक से आपको पता होगा कि इसी बीच में एक और बड़ा काम हुआ है, और वो हुआ है कि जो वक्फ बिल को लेकर के जेपीसी की बैठक आज होनी थी, वो बैठक भी रद्द कर दी गई है। इसके पीछे का कारण क्या है? पहला, दूसरा, नरेंद्र मोदी का इसी 13 तारीख को जब बिहार में उपचुनाव चल रहे हों, तो एम्स के उद्घाटन का कार्यक्रम तय करने के पीछे की रणनीति क्या होगी? नीतीश कुमार का उस मंच पर जाना और बिहार में एम्स निर्माण को लेकर के किस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, नीतीश कुमार ने उसे मंच से अपनी बातों को रखा। उससे साफ लग रहा था कि नीतीश कुमार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि इस इंटरनल रिपोर्ट और जो 4 सीटों के परिणाम आएंगे, खास करके बेलागंज के, वो 2025 के चुनाव में किस करवट बैठेगा ये ऊंट, उसका फैसला करेंगे। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जेपीसी की बैठक को रद्द करना एक बड़ा कारण है। हालांकि बताया जा रहा है कि पैक्स चुनाव और वगैरह वगैरह क्या क्या स्थितियां बताई जा रही हैं, उसके चलते ऐसा किया गया है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं। बिहार में पैक्स का चुनाव भी होना है, उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर के भी कई राजनीति हो रही है, स्थानीय स्तर का चुनाव है। तो वहीं दूसरी तरफ आज चुनाव पर वोटिंग होनी है 4 सीटों पे। हालांकि उसका पटना से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जेपीसी की बैठक को रद्द किया गया। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला एंगल भी हो, या हो सकता है कि जो नीतीश कुमार की इंटरनल रिपोर्ट है उसके आधार पर इस जेपीसी की बैठक को रोक दिया गया हो। हमने आपको बताया था पहले भी, और खबर भी हमने किया था कि किस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों पर बहुत ज़्यादा दबाव है, खास करके मुस्लिम समाज का और मुस्लिम के समाज के कई संगठनों का। उनका सीधे तौर पे कहना है कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, मेरे ही वोट पे आप सरकार चला रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से धमकी भरे लहजे में इन संगठनों ने नीतीश कुमार को कहा है। और यही कारण है कि बेलागंज का पेच फंसा हुआ है। इस पेच में सबसे बड़ा पेच ये है कि इसमें प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री की बात हम करते हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ लालू का MOI समीकरण बहुत ज़्यादा हावी रहा है। पिछले 6-7 चुनाव से सुरेंद्र यादव इसी समीकरण के आधार पर जीतते आए हैं, और यहाँ समीकरण जो यादव और मुस्लिम का बना है वो लगभग 1,35,000 वोटों का है। अगर 2015 और 2020 की तुलना करें तो एक बार इनमें से 50% वोटिंग जो हुआ था, 1,35,000 का मतलब 70,000 के आसपास, 75,000 के आसपास जो वोटिंग का बात अब देख रहे हैं, उसमें से 48,000, 49,000, 50,000 सबको अगर जोड़ के देखते हैं आप बहुत गंभीरता से, तो पूरी तरह से ये जो 1,35,000 वोटर हैं उनके तरफ से 55,000 से अधिक वोट दे करके 53,000 वोट, जीत हार का फैसला था, 53,000 वोट दे करके सुरेंद्र यादव को 2015 में, तो वहीं 2020 में 78,000 से ज़्यादा, लगभग 79,000 वोट दे करके यहाँ के लोगों ने जिताया है। यानी कि MOI समीकरण यहाँ हावी रहा है। इससे पहले भी वही रिकॉर्ड रहा है, और इसमें अन्य जो समाज हैं उनका भी वोट आता रहा है, क्योंकि पर्सनल स्तर पर भी बहुत कुछ है, लोकल नेताओं की भी अपनी छवि है और पार्टी की भी अपनी छवि है। तो इन सभी को लेकर के कहीं ना कहीं सुरेंद्र यादव जीतते रहे हैं। अगर इस चुनाव में मुस्लिम समाज इधर उधर नहीं होता है, जैसा कि प्रशांत किशोर की बात हम कर रहे थे कि अगर प्रशांत किशोर अपने मुस्लिम उम्मीदवार को ये जो 65,000 मुस्लिम का वोट है ये दिलाने में सफल हो जाते हैं, तब तो गेम निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए एक नए फैसले की तरफ जाएगा। लेकिन यदि इस वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर पाते हैं प्रशांत किशोर, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को फिर से एक फैसला लेना होगा। ये एक पहलू है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू जो है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार के उम्मीदवार मनोरमा देवी के तरफ, नीतीश कुमार का लौकुश वोटर तो है ही, नीतीश कुमार लौकुश वोटर को शिफ्ट कराना चाहेंगे ही, लेकिन यहाँ भी एक बड़ा ट्विस्ट हो गया है कि पिछली बार के चुनाव में कुशवाहा समाज से ही अभय कुशवाहा को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा गया था और वो 22,000 वोटों से हारे थे। हालांकि सुरेंद्र यादव जो 53,000 वोट लेकर के 2015 में आए थे,
और वहाँ हार जीत का आंकड़ा लगभग 45-46 हज़ार का था। तो वहीं 22 हज़ार के आंकड़े का पूरा होना, और ख़ास करके उस समय में यह संकेत उसी समय दे रहा था कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में अपना प्रभाव मजबूत कर रही है। नीतीश कुमार यहाँ कमज़ोर हुए थे, क्योंकि उससे पहले आपने देखा था कि नीतीश कुमार का हुड आउट भी हुआ था। अब इन सभी परिस्थितियों को अगर बहुत गंभीरता से और गौर से आप देखें तो एक बात साफ नज़र आती है कि यहाँ पर कुशवाहा वोट बैंक भी टूटेगा, क्योंकि अभय कुशवाहा जो यहाँ पर से 55,000 वोट लेकर के आते हैं, हार जाते हैं चुनाव, अब वो सांसद हैं। उन्होंने कैंप कर दिया था यहाँ, एक तरफ यहाँ एमओआई समीकरण, दूसरी तरफ कुशवाहा और दांगी, इनका भी वोट अच्छा खासा यहाँ है। कुशवाहा और दांगी का 25,000 के आसपास वोट है, और ये वोट अगर तोड़ने में अभय कुशवाहा और राष्ट्रीय जनता दल सफल हो गए तो नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, और नीतीश कुमार के लिए सुखद बात यह है कि यहाँ एनडीए का अच्छा खासा वोट बैंक है, जिसमें चिराग पासवान भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है, और इसके अलावा इस समीकरण में जीतन राम मांझी भी हैं, जिनके लिए जाकर के खुद प्रचार नीतीश कुमार ने किया था। एक सीट पर मात्र चुनाव लड़ रहे हैं 4 में से नीतीश कुमार, और ये बेलागंज की सीट उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गई है। इस सीट में यादव भर से यादव की लड़ाई में यादव वोट कितना काट पाते हैं नीतीश कुमार और मनोरमा देवी, ये बड़ा दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार की पूरी टीम वहाँ बैठी हुई है, लेकिन इस टीम के बैठने और नीतीश कुमार का इंटरनल सर्वे कराने के पीछे का जो रणनीति है वो ये है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को कौन सा फैसला लेना चाहिए, और कौन सा फैसला उन्हें 2025 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जा सकता है। इसके लिए क्या उन्हें गठबंधन में रहने, ये वर्तमान गठबंधन है, या फिर गठबंधन बदलने, जिस गठबंधन में लोकसभा चुनाव से पहले वो थे, वहाँ जाने की ज़रूरत है, या कोई तीसरा विकल्प सोचने की ज़रूरत है। बिहार में त्रिकोणीय मुकाबले अगर होते हैं और उसमें कौन कितना किसको डैमेज करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान खुद गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। चिराग पासवान ने चुनाव प्रचार किया, और उस चुनाव प्रचार में चिराग पासवान कितना अपने वोटरों को ट्रांसफ़र करा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दलित समाज का भी 20,000 के आसपास वोट है। सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश कुमार की पैनी नज़र है। जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट है उसमें अगर उड़ती उड़ती खबर की बात करें या सूत्रों की माने, तो इस इंटरनल रिपोर्ट में कहा यह जा रहा है कि इस चुनाव के वोटिंग जो 13 तारीख को हो रहे हैं, उस वोटिंग के बाद जब 10 दिन बाद 23 तारीख को जब परिणाम आएगा तो बहुत कुछ साफ होगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि कल ही हमने पंचनामा में एक खबर किया था, जिसमें हमने बताया था संपादक नमन मिश्रा जी के साथ कि इस तिथि को ही बदलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपील भी की थी प्रशांत किशोर ने। उन्होंने कहा था कि पर्व त्यौहार के समय है, इसलिए इसको आगे बढ़ा करके 20 तारीख को कर दिया जाए, जब झारखंड में दूसरे राउंड का चुनाव होगा। लेकिन इस बात को खारिज कर दिया था न्यायालय ने, इसमें हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। इन सब बातों के साथ साथ और जो सबसे बड़ी बात है वो है कि लगभग 45 से 50 हज़ार के आसपास भारतीय जनता पार्टी के जो वोट बैंक है, जिसमें तथाकथित रूप से कहा जाता है कि बनिया समाज हैं, सवर्ण समाज में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ हैं, उनके वोट को मिला दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वाला जो वोट मिला दिया जाए, तो ये वोट मिल करके करीब 70 से 80 हज़ार के बीच हो जाता है। अगर ये वोट नीतीश कुमार को ट्रांसफ़र होता है, यानी कि आप जान रहे हैं कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अगर देखा जाए तो अब तक वोटिंग का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है। वोटिंग ऐसा लग रहा है कि 40 से 45% के बीच में रहेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर 80 हज़ार वोटर हैं तो उसमें से 40 हज़ार के आसपास या फिर 35 हज़ार से 38 हज़ार के आसपास वोट आएंगे, वोट पड़ेंगे, उसमें से सबको जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इस 45% वोट के पड़ने के बाद जो कि कुल वोटरों की संख्या यहाँ लगभग 2,80,82,000 के आसपास है। अब ऐसी स्थिति में देखा यह जा रहा है कि वोट जो पड़ेंगे वो 1,40,000 मान चलिए कि 1,40,000 45,000 अगर 50% से नीचे होता है तो 1,40,000 के आसपास वोट पड़ेंगे। और 1,40,000 वोट में डिवाइड कैसे होगा इस उपचुनाव में, ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हालांकि पलड़ा जो है वो MY समीकरण का भारी पड़ रहा है, क्योंकि अकेले दम पर हिंदू और मुसलमान कराने की कोशिश में भी सफल नहीं हो पाई है भारतीय जनता पार्टी यहाँ। और सबसे बड़ी सफलता ये हुई है कि यहाँ
यादव और मुस्लिम को एकजुट रखने की कोशिश में लालू प्रसाद ने खुद ही अपील किया है। बात यही नहीं ख़त्म होती है, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट पैदा किया है प्रशांत किशोर ने, और प्रशांत किशोर के ट्विस्ट पैदा करने के बाद कहा यह जा रहा है कि इससे फ़ायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के वोट काटने से जो फ़ायदा मिलेगा उसके लिए तैयार नहीं है। ये सर्वे रिपोर्ट उसके लिए उन्होंने नहीं बनाया है। इस सर्वे रिपोर्ट को मंगाने के पीछे उनका कारण है कि क्या लालू प्रसाद का MY समीकरण उनके साथ इंटैक्ट रहता है या उसमें बिखराव होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या भारतीय जनता पार्टी और NDA का वोट नीतीश कुमार के कैंडिडेट को शिफ्ट होता है या नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उदासीनता बताई जा रही है कि नीतीश कुमार में इंटरेस्ट कम है। नीतीश कुमार का भी कितना इंटरेस्ट जीतन राम मांझी के कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट में है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट के बाद नीतीश ने जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट मंगाई है, उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 23 तारीख को ये फैसला होगा कि कौन जीतता और कौन हारता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी फैसला होगा कि नीतीश कुमार इस सर्वे रिपोर्ट में जो उनके पास गुप्त सूचनाएं मिली हैं वोट ट्रांसफ़र होने और नहीं होने का, वो कितना सटीक बैठता है। अगर ये सटीक बैठता है और इसके आधार पर ही परिणाम होते हैं तो नीतीश कुमार के लिए फैसला लेना आसान होगा या फिर कठिन फैसले नीतीश कुमार को लेने होंगे। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बेलागंज का चुनाव बिहार में आने वाले 2025 के चुनाव से पहले की असली सेमीफाइनल इसी सीट पर है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।